हेलो एवरीवन, मैं शुभम सिन्हा डूइंग एमबीबीएस। आज जो है हम लोग नीट 2026 के पीवाईक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे सीरीज़ का पहला वीडियो है जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे बेस्ड है। चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। ये जो सवाल है ये कह रहा है कि द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। ये सवाल देख करके ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी का नहीं है, पर मैं आपको बता दूं ये सवाल एनसीईआरटी से ही है। आप गौर करो, जब आपने मसल्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था कि मायोसिन और एक्टिन दो तरह के प्रोटीन थे। जो एक्टिन था वो एफ एक्टिन फिलामेंट एक्टिन से मिलकर बना था, जो कि ग्लोबुलर एक्टिन के मिलने से बना था। उसी तरीके से जो मायोसिन प्रोटीन था वो मेरोमायोसिन जो एलिमेंट था मेरोमायोसिन से बना था। तो ये एफ एक्टिन और मेरोमायोसिन से ये जो है सॉलिड स्ट्रक्चर बना था। अब मैं यहाँ बात कर लूँ कि यहाँ पे जो एक डाटा और दे रखा है दैट इज़ कि 6 नैनोमीटर। ये 6 नैनोमीटर किस चीज़ के लिए दे रखा है? ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। चलो आप ये देखो, ये हमारे नोट्स में है कि ये जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं उसकी डायमीटर जो है वो 6 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर होती है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है जी। तो चलिए, तो अब इस दो फैक्ट के अनुसार अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट चाहिए था जो कि क्या है, माइक्रो फिलामेंट है ना। और माइक्रो फिलामेंट का डायमीटर भी हमने देख लिया 6 नैनोमीटर। तो what should be its right answer? That is the microfilament. I'm sorry, this is what, this is microfilament. Next, अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड सवाल पे। The osmotic expansion of a cell kept in a water is chiefly regulated by। अब देखिए ये जो सवाल है कि कौन ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से को वो मेंटेन करेगा जो पानी को, जो सैप को, ये सब स्टोर करता है। तो ये किसका काम है? ये काम है वैक्यूल का। देखो आप एनसीईआरटी जब देखोगे, एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना पड़ेगा। ये तो आपने समझ लिया कि वाटर और सैप है इसके अंदर से, इसकी वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, अब ध्यान से आप सुने, इस लाइन को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये वाला, कि जो आपका इसका कंसंट्रेशन है ना, वैक्यूल का जो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन जो होता है वो किससे ज़्यादा होता है बताइए? हायर देन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से हायर होता है ना। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक चीज़ और, इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। समझ गए कि डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए किस में प्रेजेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस, जो कि हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो दो ऑर्गेनल्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमल्स। क्या बोला जाता है? ऑटोनोमल्स। मतलब ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये अपना काम, लगभग आधा काम जो है वो अपने करते हैं। बाकी ये डिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियस पे, है ना, कुछ काम के लिए, लेकिन इनके पास अपना डीएनए होता है। तो किनके पास डीएनए नहीं होता है? राइबोसोम्स के पास अपना डीएनए नहीं होता। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है आरएनए। और इनके पास क्या होता है बताइए? इनके पास होता है प्रोटीन। तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यहाँ बात आपको समझ आ गई। इसकी आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। नेक्स्ट सवाल पे अगर हम लोग मूव करें तो वो है न्यूक्लियर इन्वेलप इन इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर इन्वेलप किसका डेरिवेटिव है? तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ना, तो ये जो प्रोटीन है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको बना करके देता है। किसको? न्यूक्लियर इन्वेलप को। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अगला सवाल है हमारा, the structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast are। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ करके, है ना। तो ये देखिए, आप क्लोरोप्लास्ट का जब डायग्राम देखोगे तो इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट होगा, और इसके अंदर इस तरीके से जो है आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं बताइए? ग्रेना बोलते हैं। और इसमें जो एकक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलाकोइड। क्या बोलते हैं बताइए? थैलाकोइड। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन अ क्लोरोप्लास्ट आर। कहेंगे हम लोग, क्या ग्रेना कह सकते हैं, या हम लोग इसको कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो इस स्कैटर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना कहेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये है ग्रुप। नेक्स्ट, अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। अब देखो, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको नोट करना पड़ेगा। हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर आपका क्रोमोसोम्स का ये है, एक स्ट्रक्चर आपका क्रोमोसोम्स का ये है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब आप क्या करो, इसको इस मिड लाइन पे ऐसे आप ड्रॉ कर दो, है ना। अगर जब आप मिड लाइन पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि एक ऐसा आपको मिल रहा है जिसमें ये मिडिल में है। तो इस मिडिल वाले को हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक, है ना। जो थोड़ा सा है बच गया, इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक।
और जो एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक, और ये जो टकला है केवल एक जैसा है इसको बोलते हैं हम लोग टीलोसेंट्रिक। तो हमें क्या बोल रहा है कि अब देखो, आप बोल रहा है सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, मतलब एक जगह है। तो जब भी ये बोले कि एक जगह है क्लोज टू वन एंड, तो इसे हम बोलेंगे क्या, इसे हम लोग बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, नॉट टीलोसेंट्रिक। गॉट इट, हम लोग बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच्ड इन द फॉलोइंग पेयर। अब बताइए, अब इस बात को तो आप लोग पता ही होगा आपको, क्यों, क्योंकि जब भी हम ये देखते हैं तो इस चीज़ का आप बताओ, स्मूथ ई आर लिपिड सिंथेसिस करता है, सही बात है। रफ ई आर ग्लाइकोजन, 1 मिनट वेट कर सकते हैं। रफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, स्मूथ ऑक्सीडेशन। हमें करेक्ट मैच करना है, तो फर्स्ट ही करेक्ट मिल गया, बाकी सब हमें क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोक्रियोटिक सेल। अब बताइए आप, ये आपको जो है एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं होता। तो प्रोक्रियोटिक में मीजोसोम होता है, ऑब्वियसली होगा। राइबोसोम होता है, ऑब्वियसली होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप क्यों होगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा, तो हमें आंसर मिल गया है सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड। कौन है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ऑब्वियसली ये तो आप 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हो कि राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि मीजोसोम्स जो है वो क्या है, ये मेम्ब्रेनस बाउंडेड नहीं है, बट ये ऑर्गेनल्स नहीं है ना, है ना। ये क्या है, ये बस एक्सटेंशन है ये, है ना, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, वैक्यूल और लाइसोसोम्स, ये दोनों वन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इसमें वन मेम्ब्रेन होता है, इस बात का आपको क्या रखना है ध्यान। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन आर। कौन से ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन है। बहुत अच्छा सवाल है। हमें पता है कि देखिए राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में भी राइबोसोम से, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में भी राइबोसोम से, ये भी गलत हो गया। तो लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमें बताएगा कोई कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, करेक्ट। गोल्जी एपेरेटस में कोई बताए, 1 होता है, करेक्ट। और लाइसोसोम्स में भी कितना होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या है, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है आपका सेल, और सेल के अंदर से जब भी हम लोग बात करेंगे सेल, तो हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे जिसमें सेल वॉल इंक्लूड होगा, ठीक है। अभी सेल में क्या है, आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपके पास सेल वॉल है। तो जब भी आप सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे बताइए, सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, तो वो आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और जब आप सेल वॉल को रिमूव करेंगे तो वो बनेगा प्रोटोप्लास्ट। समझ गए। तो प्रोटोप्लास्ट बोलिए या आप एनिमल सेल भी बोल सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल होता है। तो आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल की ओर चले, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। बताइए आप खुद बताओ इसका आंसर। क्या वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, करेक्ट। फॉर्म्ड बाय अ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स, दे कंटेन डीएनए बट लैक मैकेनरी। बहुत 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 ही सुंदर। लैक नहीं, आप एनसीईआरटी का लाइन जब जाकर देखोगे तो वो प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी भी होता है उसके पास, ठीक है, वो प्रोटीन भी बना सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट सही। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 1 मिनट रिचेक कर दिया जाए। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या पूछा है, करेक्ट पूछा गया है। तो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है इसका, करेक्ट है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ से कंसिस्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आप देखो ध्यान से, हमने अभी आपको एक चीज़ दिखाया था, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था नोट्स वाला, ये देखो आप, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस से कंसिस्ट है, ये देखिए सवाल आपके पास आ गया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो आपका किस किस से कंसिस्ट है। तो ट्यूब जब भी हम लोग बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जब भी हम लोग बनाएंगे, तो इस ट्यूब्यूल से कौन कौन बनता है, तो आप ध्यान से सुनो। सिलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सिसोम्स, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सिलिया, है ना। तो ट्यूब से हम लोग बनाएंगे सिलिया, हम लोग बनाएंगे फ्लैजिला, है ना, सिलिया फ्लैजिला हम लोग बनाएंगे, और आपका वो स्पिंडल फाइबर भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी।
स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, सेंट्रियोल बनाएंगे, किधर गया देखिए, सिलिया, फ्लैजिला, प्रेक्सिसोम्स को काट दीजिए। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सिलिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमेटिन गलत, न्यूक्लियोसोम्स गलत। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आ जाएगा, सिलिया आंसर आएगा, फ्लैजिला आंसर आएगा, सेंट्रियोल आंसर आएगा, और आपका क्या आंसर आएगा बताइए, स्पिंडल फाइबर भी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ अ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नॉन एज, यस, एनसीईआरटी का लाइन फिर है कि ये देखिए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, ये है आपका सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए है। अब इस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए में जब आप ऐसे ऐसे राइबोसोम्स को अटैच कर दोगे ना, ऐसे ऐसे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम्स, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलते हैं बताइए, पॉलीराइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली इस बात पे मैंने बहुत गौर आपको करवा रहा हूँ मैं बार बार, ध्यान दीजिए। क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई 2, राइबोसोम्स 1 और लाइसोसोम 1, और राइबोसोम्स होता ही नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सिंगल मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन अ प्लांट सेल वैक्यूल आर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि एंथ्रोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और ये प्लांट में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, अ सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज, फिर बहुत ही सुंदर सवाल। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, आप जब राइबोसोम्स वाले सेक्शन में जाओगे, लाइसोसोम वाले सेक्शन में जब आप जाओगे, आई एम सॉरी, अगर आप राइबोसोम सुन रहे हो तो लाइसोसोम वाले सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि राइबोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज एक्टिवेटेड एट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच है ना, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक पीएच, और कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सभी को डाइजेस्ट कर सकता है ना, हाइड्रोलिटिक, एसिडिक और ऑल बायोमोलिक्यूल को जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। वेरी नाइस, एटीपी बनाने के लिए हमें जो है वो ये बात कर रहा है, तो बात कर लो। एटीपी बनाने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट पड़ता है ऑब्वियसली, है ना। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर जो है हमारा एटीपी बनता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है वो प्लांट के अंदर भी बनता है और हमारे अंदर भी बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनता है वो एटीपी मेम्ब्रेन के बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है, और उसके बाद जब वो F0 F1 से आता है तो उस तरीके से एटीपी बनता है। ये डिस्कस करेंगे हम लोग रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। फिर न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होगा, केवल और केवल यूकैरियोट में। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोलस जो है वो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स होता है, करेक्ट है जी। अब बताइए ट्रू क्या है, लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। देखिए जब आप डिवाइडिंग सेल करोगे तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा के लिए आपका न्यूक्लियोलस से राइबोसोम ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो अब देखो एक है ये, उसके बाद देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है, इट इज़ ए सिंथेसिस फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, फोर्थ, क्योंकि ये साइट है किस चीज़ का, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस का। यहाँ आरएनए जो है वो सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो पहला लेक्चर था हमारा ये PYQ सेशन का, वो समाप्त होता है। थैंक यू। और कमेंट में आप लिख दो कि आपको ऐसा सेशन और चाहिए कि नहीं, हम आपके लिए और ऐसे सेशन बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो बच्चों।